नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मनिया बाय दिव्य गुप्ता। मैं सुभाष गुप्ता पीईयू मेंस परीक्षा के पेपर के एनालिसिस के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो इस प्रकार इस पेपर के मुख्य प्रश्न के साथ मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे सामान्य अध्ययन लिखा हुआ है। निर्धारित समय 3 घंटे का रहेगा। अधिकतम अंक 200। कुछ विशेष अनुदेश लिखे हुए हैं जिन्हें मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ से 10 प्रश्न सामान्य उत्तरी हैं जिनके उत्तर की शब्द सीमा 125। खंड बा से 10 प्रश्न हैं जो लघु उत्तरी हैं और इनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 50 रहेगी। तथा खंड सा से 20 प्रश्न अति लघु उत्तरी हैं जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 25 निर्धारित है। प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मुद्रित है। नीचे लिखा हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक उनके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को भी ध्यान में रखना है। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई भी पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। नीचे ऊपर दिए गए अनुदेशों को ही इंग्लिश में वर्णित किया गया है, तो जिसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ खंड आ से पेपर की शुरुआत होती है। खंड आ में विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का वर्णन किया गया है कि हमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के आंसर हमें 125 शब्दों में देने हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक युग में धार्मिक विचारों और अनुष्ठानों के विकास पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। सामने हम देख रहे हैं कि ये प्रश्न 10 नंबर का है और शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है कि 125 शब्दों में हमें प्रश्न का उत्तर देने के लिए निश्चित तौर पर केवल प्रश्न में पूछे गए टॉपिक पर ही गंभीरता से विचार करते हुए लिखना है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी और चरमपंथी के बीच प्रमुख वैचारिक मतभेदों को स्पष्ट कीजिए। अर्थात हम सब जानते हैं कि नरमपंथी को उदारवादी कहते हैं और चरमपंथी को उग्रवादी। तो उग्रवादी और उदारवादियों के बीच क्या वैचारिक मतभेद रहे। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत दोनों ही कार्य करते थे तथा देश के राष्ट्रीय आंदोलनों में और देश के स्वतंत्रता दिलाने में दोनों की ही महती भूमिका रही है। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो इनका विस्तृत रूप से वर्णन करते समय हमें शब्द सीमा को भी ध्यान में रखना है कि 125 शब्दों में हम इसका आंसर लिख दें। प्रश्न नंबर 4 है, मूल अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बीच प्रमुख अंतरों को रेखांकित कीजिए। ये प्रश्न भी 10 नंबर का है और जैसा कि हम जानते हैं कि मूल अधिकार और हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों के रूप में वर्णित किया गया है संविधान में, और नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य हैं। तो दोनों में जो भी अंतर हैं उनको स्पष्ट करते हुए हमें अपनी बात को 125 शब्दों में पूरा करना है। प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के प्रमुख उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है और 2022 तक हमारे देश में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को पशुधन के महत्व के विषय में जागरूक करने के लिए ये मिशन की शुरुआत की गई है। प्रश्न नंबर 6 है, अक्टूबर-नवंबर 2020 के दौरान भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें। जैसा कि हम जानते हैं कि हर वर्ष सर्दी के मौसम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में, जिसमें कि हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कुछ ज़िले आते हैं, वहाँ पर वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। इसी संदर्भ में हमें अपने विचारों को 125 शब्दों में वर्णित करना है। 7वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में औपचारिक क्षेत्र के रोजगार पर वैश्वीकरण के प्रभावों को उल्लेख करना है। यह भी प्रश्न 10 नंबर का है। प्रश्न नंबर 8 है, कोविड-19 महामारी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका का परीक्षण करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन हम जानते हैं कि हमारे विश्व की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो स्वास्थ्य के संदर्भ में समस्त विश्व को महत्वपूर्ण संदेश देती रहती है और कोविड-19 के दौरान इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसका वर्णन हमें 125 शब्दों में करना है। प्रश्न नंबर 9 है,
भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। तो हम जानते हैं कि 125 करोड़ की लागत से कपिल सिब्बल जी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे शुरुआत करने का श्रेय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को जाता है, जिसने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान तथा CSIR के सहयोग से भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 10 है, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के उद्देश्यों, संरचनाओं और कार्यप्रणाली के बीच विभेदन कीजिए। ये प्रश्न भी 10 नंबर का है। इसके बाद खंड बा की शुरुआत होती है, जिसमें 50 शब्दों में अपने उत्तर का वर्णन करना है और प्रत्येक प्रश्न का पूर्णांक है 6 नंबर। इस प्रकार ये 10 प्रश्न खंड बा के अंतर्गत 60 नंबर के हैं, जिन्हें हमें 50 शब्दों के अंतर्गत वर्णित करना है प्रत्येक प्रश्न को। प्रश्न नंबर 11वां है, मनसबदारी प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। मनसबदारी प्रणाली हम जानते हैं कि अकबर के समय इसका पर्याप्त प्रचलन हुआ था। प्रश्न नंबर 12 है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित करें। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बड़ा ही चर्चित एक्ट था, जो भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विख्यात है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में सूखे के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है। हमें सूखे के बारे में हम जानते हैं कि जब भी बरसात कम होती है, फसलें सूख जाती हैं। इन्हीं सब के सूखे के कारणों का वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान में बाल श्रम से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख करें कि हमारे संविधान में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। 15वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में लिखना है। 16वां प्रश्न है, भारतीय मानसून 2020 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। 17वां प्रश्न है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक और भारत के संदर्भ में इसका वर्णन करना है। 18वां प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 13 के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करना है। 19वां प्रश्न है, भारत नेट की प्रमुख विशेषताएं सूचीबद्ध करना है। और 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 में क्या प्रमुख मापदंड हैं, इसका वर्णन करना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न पत्र का अंतिम खंड सा में 25 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी देते हुए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को रखा गया है। तो पहला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज के युद्ध के बारे में हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ 25 शब्दों में ही इसका वर्णन करना है। तो इसके अंतर्गत हम ये बता सकते हैं कि ये मई 1540 में हुआ था, हुमायूं और शेर शाह के बीच। इसमें शेर शाह विजयी हुआ था। इसे बिलग्राम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार इससे संबंधित बातों को 25 शब्दों में वर्णित करना है। प्रश्न नंबर 22 है, प्रयाग प्रशस्ति। जैसा कि हम जानते हैं कि हरसेन द्वारा रचित था। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। 200 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर यह खुदवाया गया था। प्रश्न नंबर 23 है, मथुरा कला शैली। कुषाण काल में मथुरा कला का प्रमुख केंद्र था, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन मूर्तियों के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। कनिष्क की सिर रहित मूर्ति यहाँ मिली है। इस मूर्ति पर यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। ऐसी बातों को दर्शाते हुए 25 शब्दों में इसका आंसर देना है। प्रश्न नंबर 24वां है, चौरी चौरा कांड। जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना हुई, जिसके से द्रवित होकर महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया गया। 25वां प्रश्न है, शारदा नहर। शारदा नहर जैसा कि हम जानते हैं यूपी में नेपाल सीमा के पास बनबसा नामक स्थान से निकाली गई है। इसका निर्माण 1920 में शुरू हुआ और 28 तक इसका निर्माण पूर्ण हुआ। यूपी की सबसे लंबी नहर में से एक है और खतीमा शक्ति केंद्र इस नहर पर स्थित है। 26वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल। यूपी में 6 स्थल हैं जिन्हें रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है, जिनमें से उन्नाव का नवाबगंज पश्चिमी बिहार, गोंडा का पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार, मैनपुरी का समान पश्चिमी बिहार, इटावा का सरसई नाव झील, हरदोई का सांडी पश्चिमी बिहार, रायबरेली का समस्तपुर पश्चिमी बिहार। इस प्रकार इनका वर्णन करना है। अनुच्छेद 360। प्रश्न नंबर 27 है, अनुच्छेद 360 का वर्णन करना है।
जैसे कि हम जानते हैं अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है जब भी देश में वित्तीय संकट की स्थिति का आभास होता है, लेकिन आज तक हमारे देश में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई, अर्थात अनुच्छेद 360 का कभी प्रयोग नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 28 है अधिकार परीक्षा के बारे में जानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई 5 रिटों में से एक है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी की जाती है। 29वां प्रश्न NBCS भूमि जियो पोर्टल। 30वां प्रश्न MSP के निर्धारक, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि किसानों को उनके फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके, और इसके निर्धारकों में से हैं प्रति हेक्टेयर लागत के आधार पर FCI बेनिफिट की स्टोरेज क्षमता को देखकर, एक परिवार में होने वाले खपत के आधार पर विश्व बाजार में उस अनाज की मांग व उसकी उपलब्धता को देखकर, ये इन सब बातों को ध्यान में रखकर MSP का निर्धारण होता है। प्रश्न नंबर 31वां है बारकोड ऑफ लाइफ। प्रश्न नंबर 32वां है वैश्विक नवाचार सूचकांक। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। भारत ने पहली बार इस सूचकांक के अंतर्गत टॉप 50 में जगह बनाई है। इस बार भारत का स्थान 48वां है। दक्षिण एशिया में भारत टॉप पर बना हुआ है और स्विट्जरलैंड इस पर टॉप पर है। 33वां प्रश्न सरकारी ई बाजार। सरकारी खरीद में पारदर्शिता, दक्षता व गति को बढ़ावा देने के लिए 8 दिसंबर 2017 को एक अधिसूचना के द्वारा सरकारी ई बाजार प्रणाली की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 34वां है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बहुत ही चर्चित नाम है, हम सभी इससे परिचित होंगे। व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन व अन्य व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मेन उद्देश्य था देश के निर्यात को बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करना। प्रश्न नंबर 35वां है एम पासपोर्ट सेवा। यह सेवा की शुरुआत 2013 में हुई थी। किसी भी हिस्से से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जा सकता है। देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा की शुरुआत हुई है। 6वें पासपोर्ट दिवस के अवसर पर सुषमा स्वराज द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर 36वां है वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार हमेशा से ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से, और इस बार 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार भूखे लोगों की मदद करने वाली संस्था विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। नॉर्वे नोबेल समिति द्वारा इसकी घोषणा की गई। प्रश्न नंबर 37वां है इंस्पायर कार्यक्रम। इंस्पायर कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 2008 में इसको अनुमति मिली थी और 13 दिसंबर 2008 को इसने अपना कार्य करना शुरू किया था। उच्च शिक्षा के को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। शोध कार्य हेतु छात्रों को बढ़ावा दिया गया है। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। 30 लाख युवाओं में विज्ञान के प्रति शोध कार्य को बढ़ावा देने का इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 38वां है एस्ट्रोसैट। खगोलीय शोध को समर्पित पहली भारतीय वेधशाला है जिसकी शुरुआत 28 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित करके किया गया था, जिसे PSLV यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। 39वां प्रश्न समग्र शिक्षा योजना। यह योजना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्राइमरी स्कूल से लेकर प्री स्कूल से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए समर्पित योजना है। इसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्य तत्व भी सम्मिलित किए गए हैं। 40वां प्रश्न स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2017 को कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के स्टूडेंट्स के लिए विभिन्न ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत 2000 से ज़्यादा फ्री ऑनलाइन कोर्सेज स्टूडेंट कर सकते हैं, जिसे MHRD मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार ये पेपर यहीं पर समाप्त होता है, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि पेपर 3 खंडों में था। खंड आ के अंतर्गत विस्तृत उत्तरी, खंड बा के अंतर्गत लघुत्तरी और खंड शा के अंतर्गत अति लघुत्तरी प्रश्न का वर्णन था। और इस प्रश्न पत्र का वर्णन करके मेरा उद्देश्य था कि मैं आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाऊं ताकि आप लोग आगामी परीक्षाओं के लिए और बेहतर ढंग से तैयारी कर सकें। आप
आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण के लिए यदि जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।